अब देखो, आपको ना एक बात बताना भूल गई मैं, यहाँ पे देखो, ये जो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, इसमें इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे कैटलिस्ट डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को बनाने के लिए यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं डालना पड़ता, सीधा कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल लो और हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है, हमें डालना नहीं पड़ता कैटलिस्ट। ऐसा क्यों होता है? ये देखो, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताया था ना कि हमारे जो टर्शरी वाले होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि HBr और HCl लेस रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो, सब कुछ इकट्ठा नहीं हो गया। देखो, HCl भी लेस रिएक्टिव है और यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल भी लेस रिएक्टिव है, ये भी लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे इनको रिएक्शन करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कैटलिस्ट डालना पड़ता है ताकि ये रिएक्शन हो, ठीक है। यहाँ पे हमें टर्शरी अल्काइल क्लोराइड बनाते टाइम हमें ये करना नहीं पड़ता, हमें कैटलिस्ट डालना नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो हमारा टर्शरी अल्कोहल है ये पहले से ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। समझ गए? ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, आपकी बुक में मेंशन थी इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हम कहाँ थे? हाँ, ये जो मेथड है हमारा बेस्ट मेथड है, ये मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये मैं पहले आपको समझा दिया और फिर देखा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। ये एल्कीन के ऊपर हमारी किसकी एडिशन होनी है? हाइड्रोजन हैलाइड्स की, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, हमें पता है HI है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और हमें पता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही होनी है एडिशन, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। तो हमारा नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? यहाँ पे देखो, ये तो सिमेट्रिकल है, नेगेटिव पार्ट जहाँ मर्जी जाए, हमारा प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की एडिशन यहाँ करवा दी और यहाँ पे ये जो है आयोडीन की एडिशन हमने यहाँ करवा दी इस बॉन्ड को तोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आया तो CH3 बन गया यहाँ पे, ठीक है। CH2 था ना, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो CH3 बन गया। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटी है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगी और CH2 ये जो हमारा आयोडीन है यहाँ पे ऐड हो गया, तो हमारा बन गया ये आयोडोइथेन, ठीक है। ऐसे ही प्रोपीन में देखो, प्रोपीन में भी क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है ये बॉन्ड टूटनी है, इसके अक्रॉस ही एडिशन होनी है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गई, ठीक है। यहाँ पे तो हम कहीं भी ऐड करवाते हैं हमारा बनता आयोडोइथेन ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट डिफरेंट बन जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हमने कहाँ पे ऐड करना है? तो यहाँ पे आता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि हमने नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास देना है जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। हमने नेगेटिव पार्ट उसके पास देना है जिसके पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो मार्कोनिकॉफ रूल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ये है, नेगेटिव पार्ट हमारा कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही एडिशन होनी है, ये तो पता है, ये बॉन्ड टूटेगी और यहाँ पे एडिशन होनी है। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसके पास देखो कम हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव पार्ट हमारा जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, देखो CH3 CH, अब यहाँ पे Cl भी लगेगा क्योंकि नेगेटिव पार्ट आ गया इसके पास, ठीक है। तो CHCl आ गया। अब हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। समझ गए? अब मार्कोनिकॉफ रूल आपको याद रखना है, आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो या आपने जैसे याद रखा हुआ है वैसे रखो उसको, ठीक है। जिसने नहीं किया हुआ, अभी से ट्रिक नहीं पता, वो इस ट्रिक से उसको याद रख सकते हो। नैनो लो है, मैंने तो इसको ऐसे याद रखा हुआ है, इसको आप कैसे भी बना सकते हो। इनका मतलब क्या है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिस कार्बन के पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हु हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखना है। अब है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ख्वाश इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इससे ना उल्टा होगा, नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है हमारा, ये देखो, ये है हमारी प्रोपीन, ठीक है। अब अगर HBr और एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा तो हमने मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। अगर एरो के ऊपर परऑक्साइड लिखा होगा तो हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा के देखो, तो हमारा ये जो नेगेटिव पार्ट है किसके पास जाएगा, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये हमेशा याद रखना, एडिशन हमारी डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही होगी, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगी हमारी, सिंगल होगी और यहाँ पे हमारा Br लगेगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा परऑक्साइड में देखो, ये जो हमारा नेगेटिव पार्ट है अब वहां जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हु हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये क्या आया हमारा CH2Br,
ठीक है, और हाइड्रोजन जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, समझ गए। तो बन गया ये 1 ब्रोमोप्रोपेन और ये 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। याद इसको आप जैसे मर्जी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हमने अगर हेलोजिनेशन की, डायरेक्ट हेलोजिनेशन की एल्केन्स के ऊपर, तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। देखो ये हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन की है, देखो हमारा मिथेन लिया हमने, क्लोरीन ऐड किया, हमें पता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस होना है, क्लोरीन ने ऐड होना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो, एक क्लोरीन को ऐड कर दिया और हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, यहाँ पे CH4 थे तो 3 हाइड्रोजन रह गए, 3 हाइड्रोजन रह गए तो CH3, और यहाँ पे एक क्लोरीन ऐड हो गया CH3Cl, हमारे एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन तो हो गई, ठीक है। और माइनस क्या हो गया हमारा HCl, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा था, यहाँ से एक Cl बचा था, दोनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया, HCl। लेकिन एक्चुअल में देखा गया, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी रिएक्शन, देखो इसमें सिर्फ हमें मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड नहीं मिलता, हमें डाई, ट्राई एंड टेट्रा हेलोजिनेटेड कंपाउंड भी मिलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, सेम यही रिएक्शन आएगी यहाँ पे, देखो ये जो हमने रिएक्शन की थी ना, सेम वही आएगी इसकी एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो इसको आप खुद से आप एक बार लिख के देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो होगी लोअर एल्केन्स की बात, ठीक है। ये हमने लोअर एल्केन्स लिए थे, छोटे, अगर सबसे छोटा एल्केन ले। अगर हम हायर एल्केन्स की बात करें, इससे बड़ा एल्केन ले अगर हम, उसकी अगर हम क्लोरीनेशन करवाते हैं ना, तो हमें आइसोमेरिक मिक्सचर मिलता है। हमें आइसोमेरिक मिक्सचर से मेरा क्या मतलब है कि हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे आइसोमर्स के। देखो हमें क्या होगा, हमारा जो Cl है ना, एक बार यहाँ पे लगेगा, एक बार यहाँ पे लगेगा। कैसे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, हमने इसमें Cl2 डाला, एक हाइड्रोजन हमें पता है माइनस होना है और एक क्लोरीन ने ऐड होना है, ये तो आपको पता ही है, एल्केन्स में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो CH3, यहाँ पे CH2, देखो यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आएगा CH2, और एक क्लोरीन को ऐड कर दिया तो यहाँ क्लोरीन, ठीक है। एक तो हमें ये आइसोमर मिल जाता है, ठीक है, एन प्रोपाइल क्लोराइड मिल जाता है। एक हमें दूसरा आइसोमर भी मिलता है, ये जो क्लोरीन है ना, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है ना, बीच वाले पे भी अटैच हो सकता है, पहले वाले पे भी हो सकता है, तो बीच वाले में अटैच करके देखो इसको। तो CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, CH2 था ना पहले, यहाँ पे CH रह जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन को ऐड कर दो, क्लोरीन को ऐड कर दिया, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 इसके साथ ही, ठीक है। पूरा एक कंपाउंड है हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख नहीं रहा तो मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप ही है ये देखो सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है तो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। अगर फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा होता तो ये एन प्रोपाइल होना था, जैसे कि हमारा ये है, सेकंड पे जुड़ा है तो आइसोप्रोपाइल, ठीक है। इस तरह से हमें आइसोमेरिक मिक्सचर मिलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। हायर एल्केन्स में हो तो ये, लोअर एल्केन्स में आपने ये रिएक्शन करनी है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, समझ के। अब आपने याद रखना है, ये जो मेथड है ना, ये जो हमने हायर एल्केन्स वाला मेथड किया, ये मेथड सिर्फ इंडस्ट्रीज में यूज होता है क्योंकि हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं इसमें, ठीक है। और याद रखना है, इससे हम फ्लोरो एंड आयोडो डेरिवेटिव्स नहीं बना सकते। इस मेथड से हम ना ही फ्लोरो बना सकते हैं डेरिवेटिव्स, मतलब ना ही एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं, ना ही एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं, हम सिर्फ क्लोराइड ही बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा आयोडो वाला है ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। क्या होगा, अगर यहाँ से ये रिएक्शन हो भी गई तो ये फिर से रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। और जो फ्लोरो होता है ये तो आपको पता ही है एक्सप्लोजिव होता है, इसकी तो ये रिएक्शंस होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों डेरिवेटिव इससे नहीं बन सकते। नेक्स्ट है हमारा हैलाइड एक्सचेंज, इसको आपको याद भी रखना है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये, हमारी नेमिंग रिएक्शन है तो इसको अच्छे से आपने याद रखना है। इसमें ना रिएक्टेंट आप इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल क्लोराइड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आपने रिएक्टेंट में यहाँ पे ब्रोमाइड या क्लोराइड कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इस वाले रिएक्टेंट में तो आप कुछ भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे NaI ही लेना है आपने। यहाँ पे ब्रोमोइथेन या क्लोरोइथेन कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपने सोडियम आयोडाइड ही लेना है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ये रिएक्शन होती है और हमारा एल्काइल हैलाइड बनता है और NaBr। कैसे, देखो हमने हेलोजन का एक्सचेंज करना है। हेलोजन यहाँ पे कौन सा है, एक आयोडीन है, एक ब्रोमीन है। ब्रोमीन को आपने इसको दे देना है, आयोडीन को इसको दे देना है, ठीक है, समझ गए। तो क्या बना, अगर आयोडीन इससे ले लिया तो C2H5I बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने ब्रोमीन ले लिया तो NaBr बन गया, ठीक है।
अब याद रखना, मैंने ये तो बोला आपको यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ NaI ही डाल सकते हो, NaBr और NaCl नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि जो हमने सॉल्वेंट लिया है ना एसीटोन, है ना, ये जो हमने दोनों हमारे दोनों रिएक्टेंट है जिसमें हमने घोले हैं, ठीक है, जिसमें हमने चीज़ें डाल के घोल ली हैं, मिक्स किए हैं, फिर तो रिएक्शन हुई है ना। ये जो एसीटोन होता है ना, इसमें NaBr और NaCl ना सॉल्युबल नहीं होते, घुलते नहीं, अच्छे से सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। अगर हम इसमें NaBr और NaCl घोलने की कोशिश करेंगे तो इसमें लेस सॉल्युबल होंगे, अगर सॉल्युबल जो थोड़े बहुत सॉल्युबल होंगे भी वो भी ड्यूरिंग द रिएक्शन सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे NaBr और Cl क्यों नहीं डालते? क्योंकि ये लेस सॉल्युबल होते हैं, किसमें? एसीटोन में। ड्यूरिंग द रिएक्शन सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन ये है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इजी है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसको हम बोरोडीन हुंड-स्टिकर रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट लेना है कोई भी। अब यहाँ पे हमारा बनता पता क्या है? अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड बनता है, दो चीज़ें बनती हैं। लेकिन ये जो क्लोराइड होता है ना, उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा कम आती है, बहुत पुअर यील्ड आती है, और ब्रोमाइड्स की बहुत अच्छी यील्ड आती है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, जब भी आप करोगे ना सिर्फ ब्रोमीन लिखा होगा, Cl2 नहीं लिखा होगा, क्योंकि उसकी जो यील्ड आती है वो बहुत कम आती है। तो हम ब्रोमाइड से बनाते हैं। देखो हमने क्या करना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, हमें पता है Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। हमने सॉल्वेंट कौन सा लिया है? इसमें डिसॉल्व किया, इन दोनों को इसमें डिसॉल्व किया, इसमें घोला है इसको। तो हमारा बनना क्या है? एक तो हमें पता है कि हमारा अल्काइल हैलाइड तो बनना ही है, ठीक। ब्रोमीन ने इसके पास जाके अल्काइल ब्रोमाइड तो बनाना ही है, बाकी हमारा निकलेगा क्या? हमारा CO2 और AgBr हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, हमने R की जगह यहाँ पे ले लिया C2H5 COOAg, सिल्वर प्रोपियोनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। Br2 के साथ रिएक्शन करवाई। एक तो हमें पता है अल्काइल हैलाइड बनना है, तो एक ब्रोमीन क्या करेगा? इस C2H5 के पास चला जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? C2H5Br, ठीक है, प्लस CO2, ये जो CO2 है ना इसको बाहर निकाल दो, ठीक है, बचा गया AgBr। ऐसे होगी हमारी ये रिएक्शन, ब्रोमोइथेन बन जाएगा, ठीक है, बन गया ब्रोमोइथेन। याद रखना है आपने, इसमें जो हमारी अल्काइल ब्रोमाइड की यील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हमने ये रिएक्शन की। हमने यहाँ पे Cl2 नहीं लेना, क्योंकि उसकी जो यील्ड मिलती है हमें वो लेस मिलती है, बहुत कम मिलती है, ठीक है। अब इससे हम आयोडाइड बनाने की कोशिश करें, अगर मान लो हमने यहाँ पे, मैंने बोला ना हमने सिर्फ यहाँ पे ब्रोमाइड ही लेना है, मान लो आयोडाइड बनाने की कोशिश करें, हम यहाँ पे I2 डाल दें, ठीक है, तो क्या होता है? तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलते हैं? नहीं, तो हमें अल्काइल हैलाइड नहीं एस्टर्स मिलते हैं, ठीक है। तो बोरोडीन हुंड-स्टिकर रिएक्शन, तभी ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है कि हमें यहाँ पे ब्रोमीन ही लेना है, क्लोरीन और आयोडीन नहीं लेना। सिल्वर सॉल्ट लेना है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें ब्रोमीन ही डालना है, CCl4 ही डालना है, ठीक है। अगर हम आयोडीन लेते तो क्या होता है? देखो हमने सिल्वर सॉल्ट लिया, आयोडीन डाला CCl4 में, तो हमारी जो रिएक्शन होती है ये इसके पास नहीं जाता, ठीक, ये जो है ना ये Ag के साथ सीधा बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये नहीं इसके साथ रिएक्ट करके हैलाइड फॉर्म नहीं बनाता, ठीक है। क्या होता है? ये जो है हमारा CO2 ये बाहर निकल जाता है, ये जो AgI है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। हमारा ये बचेगा, देखो दो थे ना हमारे, ये 2 थे ना ये हमारे, ठीक है, तो RCOOR इस तरह से बचेंगे। देखो हमारे जो COO था ये भी हमारे 2 थे, तो एक CO2 तो हमारा बाहर निकल गया, लेकिन ये कितने थे? 2 थे, तो एक COO हमने यहाँ यूज़ कर लिया, तो हमारा एस्टर बन जाता है। ये क्या है? हमारा एस्टर, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करें, जितने भी हमारे लोअर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, जैसे मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, है ना, ये जो हमारे लोअर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो कलरलेस गैसेज होती हैं। लेकिन इससे थोड़े बड़े मेंबर्स, हायर मेंबर्स की बात करें, जैसे मिथाइल आयोडाइड हो गया, बड़ा है ना हमारा इसका मॉलिक्यूल, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ हायर मेंबर जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनकी प्लेजेंट स्मेल होती है और लिक्विड स्टेट में होते हैं, ये गैसियस में और ये लिक्विड में। अगर हम और भी बड़े हायर मेंबर्स ले लें, ठीक है, और भी ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। बहुत ज़्यादा हायर मेंबर्स ले लें हम अल्काइल हैलाइड के, वो क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर हम अल्काइल हैलाइड्स को, उसमें से भी सिर्फ अल्काइल आयोडाइड को, ठीक है, अगर हम अल्काइल आयोडाइड को डाल के ना ऐसे ही रख दें, ठीक है, हमने मान लो बीकर में डाला, उसको बंद करके ऐसे रख दिया, तो क्या होगा? उसमें ना डीकम्पोजिशन हो जाएगी, जो हमारा अल्काइल आयोडाइड है ना वो डीकम्पोज कर जाएगा,
और वो एल्केन बना लेगा और I2 हमारा सेपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ना हमें ब्राउन कलर का सोल्यूशन दिखने लगता है। मान लो हमने अल्काइल आयोडाइड यहाँ पे रखा, ठीक है, बंद करके उसको रख दिया, तो होगा क्या, डीकम्पोजिशन हो जाएगी उसकी लाइट की वजह से, ठीक है, लाइट उस पर पड़ेगी उसकी इस तरह से, देखो ये हमारा क्या है, अल्काइल आयोडाइड, लाइट की प्रेजेंस पे डीकम्पोजिशन करके यहाँ पे एल्केन बन गए और हमारा क्या होगा, I2 बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, सोल्यूशन का जो कलर है वो हमें ब्राउन दिखने लगता है, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे लाइट में छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टेबिलिटी, जो हमारे CI बॉन्ड होती है वो लेस स्टेबल होती है और जो हमारी CF बॉन्ड होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ये बॉन्ड इजीली टूट जाती है ना, मैंने बताया ना, कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, उसको तोड़ना ज़्यादा इजी होगा, इतना इजी होता है कि लाइट ही उसको तोड़ सकती है, ठीक है। तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और ये हमारे हाईली स्टेबल होंगे, इसलिए इसको तोड़ना भी मुश्किल होता है, इसलिए तो इसकी रिएक्शन थी तो हम नहीं पढ़ रहे, हम इसी की पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इन तीनों से डिफरेंट हो जाती है हाईली स्टेबल होने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ईजिली टूट जाता है, जिसकी वजह से डीकम्पोज होकर ब्राउन कलर शो करने लगता है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिनसे ये बने हैं, मैंने बोला ना हाइड्रोकार्बन से बने हैं, उसमें -H और Cl ऐड करके हम बनाते हैं इनको, है ना, जिनसे ये बने होते हैं ना उनसे ज़्यादा होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मान लो CH4 से हमारा क्या बना, CH3Cl बना, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से हमारा अल्काइल हैलाइड बना। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, क्यों, अब यहाँ पे क्लोरीन भी तो आ गया, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही है ना, ठीक है, उसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन जिनसे ये बने होते हैं, या पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो इसको। अब जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स हैं उनमें पोलैरिटी होने की वजह से, हमें पता है ना यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, पोलैरिटी होने की वजह से दो मॉलिक्यूल्स में, देखो ये हमारा मॉलिक्यूल है और ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसकी वजह से नहीं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्केन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट होती है, पोलैरिटी मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं ना, उसकी वजह से। तो याद रखना, पोलैरिटी होने की वजह से यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट बात आपने याद क्या रखनी है, अल्काइल हैलाइड्स में से अगर हैलाइड्स का साइज बड़ा होता जाएगा, मान लो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप सेम है, हैलाइड हमारा डिफरेंट है, ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंट, हमने अल्काइल ग्रुप मान लो यहाँ पे सिर्फ एक CH3 रखा है, इसको हमने सेम ही रखा है, लेकिन हमारा ये डिफरेंट होता जा रहा है, तो हमने देखना है जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। क्या देखना है हमने, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा एटम का, हैलोजन का, उतना हमारा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, ये तो आपको पता ही है। अब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता है ऑब्वियसली, है ना। अब अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता रहे, मान लो हमने यहाँ पे हैलोजन सेम लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी Cl लगा लो, हैलोजन अगर हमने सेम लगा दिया, अब हमारे अल्काइल की चेन को हम बढ़ा रहे हैं, अल्काइल के साइज को हम बढ़ा रहे हैं, कि अल्काइल के साइज को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली, है ना। तो अब याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट पे अगर दोनों के साइज इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो अल्काइल हो चाहे वो हैलाइड हो, दोनों का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होना ही है। लेकिन आपने याद रखना है, अगर अल्काइल हैलाइड्स में ब्रांचिंग हो रही है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है, वो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, ब्रांचिंग के। बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ब्रांचिंग और डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, इतना भी याद रखना, ठीक है, और हमारा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इस मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, हमने वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी थी ना, ठीक है। मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा, तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, देखो यहाँ पे इतना है, ये मॉलिक्यूल इतना है, ये मॉलिक्यूल भी इतना है, ठीक है, यहाँ पे इतना सरफेस मिल रहा है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर हमारा सरफेस एरिया कम होगा, मान लो ये कम है सरफेस एरिया, तो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, उसके साथ जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी इतना मॉलिक्यूल है तो कम, ठीक है, इसको तोड़ना ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये आपने याद रखना है। ब्रांचिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, मान लो ये देखो हमारे आइसोमर्स हैं, ये तीनों हमारे आइसोमर्स है, ये दिख रहे होंगे आपको, है ना। ये हमारे, हमें पता है यहाँ पे सारे कार्बन हाइड्रोजन नंबर ब्रोमीन सब कुछ सेम है यहाँ पे, बस हमने पोजीशन
उसकी चेंज की हुई है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसको देखो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बना दिया हमने, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया। देखो यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया ब्रांचिंग करने से। ब्रांचिंग का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूएंट लगाने से। यहाँ पे हमने ब्रांचिंग करने से हमारा सरफेस एरिया कम हो गया। इसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा था, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया और कम है। ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस होती है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, वो वीक होती हैं, उसको तोड़ना ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो ना आप, दो मोलिक्यूल्स के बीच में अगर मान लो सिर्फ इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन होगा हमारे पास बीकर में, तो इसी के मॉलिक्यूल्स होंगे सारे बीकर में। ठीक है, तो सरफेस एरिया इसका कम है, तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो उसको तोड़ना ज़्यादा ईजी होगा, थोड़ी सी हीट करेंगे आसानी से टूट जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ब्रांचिंग इंक्रीज होने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज होने से हमारा क्या होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है। ठीक है, वो होने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं, ये जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ना ही उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे H2O के हाइड्रोजन बॉन्ड को ना ये तोड़ सकते हैं, ना ही इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसलिए ये इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, H2O में। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है ना, जितने भी हमारे पेट्रोलियम, ईथर, हम पीछे भी पढ़ते आए, CCl4 डाला था हमने एक रिएक्शन में हमने एसीटोन डाला था, है ना। ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। जो हमारे एल्काइल क्लोराइड्स होते हैं वो लाइट होते हैं H2O से, हल्के होते हैं। ठीक है, और जो हमारे एल्काइल ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होते हैं वो ज़्यादा भारी होते हैं H2O से। ठीक है, समझ के ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास बढ़ रहा है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल बड़े हैं, ठीक है, मास बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी उससे कम, इसकी सबसे कम। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारा बढ़ रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल सबसे बड़ा, यहाँ पे उससे छोटा, यहाँ पे सबसे छोटा, तो मास ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमारी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे कंपेयर किया था। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे तो हमने हैलोजन एटम के साइज़ की बात की थी। ठीक है, अगर हम बात करें एल्काइल ग्रुप के साइज़ की, अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, देखो पहले CH3 सिर्फ एक ही था हमारा, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, मतलब इसका साइज बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हमारा एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, याद रखना, अगर हमारा एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। अब ऐसा क्यों हो जाता है, डेंसिटी तो इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि हमारा मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, लेकिन डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी और वॉल्यूम के वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। पता है ना इतना तो आपको, है ना। अब देखो मास इतना नहीं बढ़ता जितना वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ठीक है, इतना यहाँ पे मास नहीं बढ़ता, मास का फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम ना मास से भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। अगर वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्रीज तो हो ही जाएगी ना। डेंसिटी डिक्रीज यहाँ पे क्यों होने लगती है, एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने की वजह से यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास का फैक्टर अब छोटा हो जाता है, मास इतना नहीं बढ़ता जितना वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो ये तो थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के।